हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज है 14th ऑफ सितंबर 2022 और डे है वेंसडे। तो सबसे पहले तो आज 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर को हम लोग आज भारत में मनाते हैं हिंदी दिवस। मतलब कि आज है नेशनल हिंदी दिवस। और अगर आपको पूछे कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो वो कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी जो वो आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो वो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो जो वो किसके लिए होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो जो वो स्टार्ट होने वाले हैं कल से। ठीक है, कल जो वो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, कल है 15 सितंबर, तो आपका कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। मैं एचपी बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एचपी बोर्ड्स। तो कल आपका इंग्लिश है, फिर जो वो आपका बीच में आपने डेट शीट देख ली होगी। आपका जो मैथ्स का पेपर है वो है 19 को, 19 सितंबर को जो आपका मैथ्स का पेपर है। तो वैसे तो हम लोगों ने जो वो पिछले शायद 3-4 हफ्ते पहले जो वो हम लोगों ने जो भी एमसीक्यूज थे वो जो वो डिस्कस कर लिए हैं। 12 एमसीक्यू ही हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने बोला था कि जितने भी एमसीक्यू होंगे सभी के वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो वो थोड़ा सा पैटर्न जो वो चेंज किया गया है इस बार। जो आपका सैम्पल पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर जो कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो वो सेंड किया गया है, उसमें जो भी पैटर्न है, जो भी पैटर्न चेंज किया हो उसके बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो इसमें है वो तो डिस्कस करेंगे ही, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो वो भी हम लोग जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो पैटर्न चेक करते हैं कि क्या जो वो इसमें चेंज किया है, फिर जो वो क्वेश्चन पर आते हैं और फिर जो वो पता करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी हम लोग जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या जो वो इसमें लिखा गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड 5 सेक्शन ABCDE। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड है ABCDE। ठीक है, और सेक्शन ए में जो वो आपको लिखा है 12 एमसीक्यू, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी आप देख सकते हैं। मैं जो वो डिस्क्रिप्शन में जो वो या कमेंट बॉक्स में जो वो लिंक जो वो आपको पिन कर दूंगा। तो फर्स्ट जो वो 12 क्वेश्चन है, पहले जो वो क्या होता था कि 20 ही एमसीक्यू जो वो आपको सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो वो 12 एमसीक्यू है। तो आप बोलेंगे कि बाकी एमसीक्यू कहाँ चले गए? तो सेक्शन बी में देखिए, अच्छा 1 मार्क्स के होंगे, आगे लिखा है कि कैरीज 1 मार्क्स ईच। आगे लिखा है सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 8 एमसीक्यू। तो यहाँ पे सेक्शन बी में जो वो 8 एमसीक्यू जो वो डाले गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट ऑन 2 केस स्टडीज, मतलब कि 2 केस स्टडी जो वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद जो वो आपको उनके आंसर देने हैं। 1 मार्क्स के ये होंगे। ठीक है, तो इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे इसने जो वो पैटर्न चेंज कर दिया। बाकी तो मेरे ख्याल से वही है। सेक्शन सी में जो वो कंसिस्ट 4 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के जो वो क्वेश्चन होंगे 4। ठीक है, और इसने बोला है कि 21 से 24 तक होंगे और 23 और 24 में आपको ऑप्शन भी मिलने वाला है, मतलब कि चॉइस मिलने वाली है कि जैसे 2 दिए होंगे बीच में और लिखा होगा तो इनमें से आपने कोई एक करना होता है। ठीक है, तो 23 और 24 में आपको ऑप्शन, मतलब कि चॉइस जो वो मिलने वाली है। सेक्शन डी में से लिखा है कि 4 क्वेश्चन जो वो आगे होंगे 25 और 6 में जो वो आपको, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 25 एंड 6, और 27 एंड 28 में जो आपको फिर से जो वो मतलब कि 3 नंबर के होंगे, और इसमें जो वो आपको फिर से इंटरनल कैन एंड कैरीज 3 मार्क्स, तो इसमें भी आपको चॉइस मिलने वाली है। सेक्शन ई में देखिए यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन। सेक्शन सी ई में, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे इसमें 29 एंड 30। तो बोथ हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंटरनल चॉइस, तो इसमें भी आपको चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं, और लास्ट वाले जो वो 5-5 नंबर के होंगे। तो चलिए आप आज अपने टॉपिक पर आते हैं। 10th क्लास जिस जो भी 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी कुछ जो वो जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ तक जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12 वाला जो आप देख सकते हैं, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो ये जनरल इक्वेशन आप सभी को पता होगी। ये जो वो रूट निकालने का जो वो एक जनरल फार्मूला है हमारे पास, x = -b + माइनस। तो यहाँ पे जो वो अंडर के नीचे जो वो d होता है। ठीक है, d का मतलब होता है b² - 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट जिसे बोलते हैं हिंदी में, जिसे हम विविक्तर बोलते हैं। तो b² - 4ac जो वो यहाँ पे आपने पुट करना था, मतलब कि यहाँ पे डैश लिखा था तो डैश में जो वो क्या होगा, b² - 4ac होगा। अब आप बोलेंगे ऑप्शन में तो है नहीं, 4ac है, b² तो है नहीं, गायब है। तो ये जो वो
बोर्ड वालों की गलती है जिसने भी सैम्पल पेपर बनाया है। यहाँ पे जो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल 4ac ही है, या तो डी लिख देता तो ठीक हो जाता। ठीक है, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं, बहुत सारी इसमें जो वो मिसप्रिंट है, या तो आप बोल सकते हैं कि जिसने भी ये सैम्पल पेपर बनाया है उसकी गलती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेक्शन बी में जो केस 1 और केस 2 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। ठीक है, तो 2 केस स्टडी, तो फर्स्ट केस स्टडी को पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ते हैं पहले, फिर जो वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक गोकुल धाम सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने पड़ोस के पार्क में नए 2 सीधे रास्ते बनाने का फैसला किया ताकि वे एक दूसरे को पार न कर सके। संघ एसोसिएशन के एक सदस्य पोपटलाल ने सुझाव दिया कि रास्ते का निर्माण 2 रैखिक समीकरणों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो रैखिक समीकरण आपको पता है कि आपने जो वो ग्राफ भी बनाया होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण विद 2 वेरिएबल जो आपका चैप्टर है उसमें से जो वो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब भी कोई इक्वेशन आपको देखेगी ऐसी, तो आपको जब भी इसके जो पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपने जो पढ़ा होगा कि कैसे जो इसको निकालते हैं। एक्स की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, फिर वाई की वैल्यू निकल जाती है, फिर वाई को 0 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकल जाती है। तो ऐसे हमें जो वो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए तो हम लोग बोल देंगे कि एक लाइन बन गई। तो वैसे ही कुछ जो वो हर एक इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालेंगे और लाइन बन जाएगी। ठीक है, और 2 लाइनें बन जाएगी। और आपको पता ही है कि 2 लाइनें जहाँ पे मिलती है, मैं पहले ही जो वो बता देता हूँ बहुत कुछ, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। आपको पता है कि जब जैसे ग्राफ है, जैसे मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, या मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कैमरे का कोई काम है नहीं, तो उस कैमरे को मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, तो आपको पता है ये जो वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो जो वो वाई एक्सिस होता है, सबको पता है। बीच में होता है ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 और 0, मतलब कि एक्स और वाई दोनों 0 होंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक क्वेश्चन जो वो एक पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस पर जो वो वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर जो वो वाई की वैल्यू होगी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए एक्स एंड 0। एक्स जो वो कुछ भी हो सकता है। अगर पूछे वाई एक्सिस पर जो वो एक्स क्या होगा, तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होगा, तो ये बन जाएगा 0 और वाई। आप बोलेंगे कि यहाँ पे 0 पहले क्यों लिया, यहाँ पे एक्स तो पहले लिया, तो यहाँ पे वाई पहले लिए। नहीं, ये जो वो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो जो वो फिक्स ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, +1 क्लास में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि फिक्स ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो फिक्स ऑर्डर में होते हैं। फिक्स ऑर्डर का मतलब है कि एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा, बस सिंपल सा आप ऐसे इसको फिलहाल समझ लो। ठीक है, तो वाई जो वो बाद में ही होगा, एक्स पहले होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक्स एक्सिस पर जो वो वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, इतना तो आप सभी को पता ही है। अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई रैखिक समीकरण है, जैसे ये है नीचे, रैखिक का मतलब है लीनियर। लीनियर का मतलब है जहाँ पे एक्स और वाई जो भी वेरिएबल है उनकी पावर सिर्फ 1 हो, वो होते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है क्योंकि बीच में जो वो इक्वल टू है और मतलब कि 2 इसकी जो वो साइड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जो वो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके जो वो मतलब कि ये जो वो रैखिक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसकी जो वो लाइन, जैसे ए जो वो इसकी मतलब कि जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 पॉइंट मैंने निकाले और इसकी जो वो लाइन कुछ इस तरह से मैंने बना दी। ठीक है, ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए पहले थोड़ी देर के लिए। और ये जो दूसरा समीकरण यहाँ पे है, इसके मैंने 2 पॉइंट निकाले और ऐसे जो वो दूसरी लाइन मैंने लगा दी। ये दोनों लाइनें जो वो यहाँ पे मीट कर रही है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे जो वो सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो इस एक सॉल्यूशन को मतलब कि यहाँ पे लाइनें जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो वो कब होती है, मतलब कि यहाँ पे जो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे जो वो एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन जो वो हमें यहाँ पे मिलेगा, एक होगा तो हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि एक ही है तो इसको हम लोग जो वो यूनिक बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि एक जगह मिलेगी तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो यूनिक सॉल्यूशन जो वो हम लोग बोलते हैं जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। अगर मैं बात करूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन ना बन के जो वो और कौन सा केस बन सकता है, तो हो सकता है कि आपकी जो लाइन्स है वो जो वो एक तो ऐसे गई, एक जो वो बिल्कुल इसके पैरेलल चली गई, मान लो। ठीक है, मान लो पैरेलल चली गई, तो क्या होगा, तो पैरेलल लाइन जो वो आपको पता है कि कहीं भी आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, आपने फिजिक्स में जो अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन भी इनफाइनाइट में जाकर मिलती है, लेकिन इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइन, मतलब कि वो तो पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, तो आगे फिलहाल आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लो कि इन जो पैरेलल लाइन्स होती है वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन, क्योंकि मिलेगी नहीं आपस में, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक जो वो तीसरा केस जो वो बन सकता है कि जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि एक लाइन जो वो ऐसे चली गई, क्योंकि मैं इसी पे बना रहा हूँ, आप जो वो इस पिंक वाली लाइन को देखिए, और दूसरी लाइन जो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब कि कोइंसिडेंट बनेगी यहाँ पे। दूसरी लाइन जो वो, जैसे मैं ब्लैक से इसको बताऊँ, तो ये वो इसके ऊपर से चली गई।
इसके ऊपर से मतलब इसके ऊपर से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो वो जैसे यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 2 है, अगर मैं इस सेम इक्वेशन को जो वो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सारे को, तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह से 2x माइनस 6y इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने जो वो सभी इक्वेशन को एक कांस्टेंट के से जो वो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इक्वेशन तो वही थी, ठीक है। तो इस केस में जो आपको दोनों लाइनें जो वो एक दूसरे के ऊपर से जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कैसे सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो वो आपको बताया कि जब लाइनें आपस में मिलती हैं तो एक सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, वो तो एक पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कई जगह जो वो आपस में लाइनें मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर से जो ये जा रही है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ लीजिए, कई जगह आपस में मिलेगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो कैसे सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोल देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको जो वो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अब आपकी बुक में जो वो एक टेबल भी बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस टेबल से रिलेटेड जो वो हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने जो वो एक 2 MCQ बोले थे, लेकिन देखिए यहाँ पे सैम्पल पेपर में जो वो इसने बताया कि आपको जो वो यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए 4 MCQ है, ठीक है। उसके पीछे भी MCQ हो 1-2, तो बहुत सारे जो वो इस एक टेबल से जो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इससे एक एक्सरसाइज से, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसने पूछा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्मों a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे a2x है जो दूसरी है, इसने बोला अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। चलिए हिंदी में जो वो इसको देखते हैं, सॉरी हिंदी में तो देख रहे हैं, इंग्लिश में देखते हैं। ए है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में देख लो, जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ, ठीक है, और इंग्लिश वाले भी समझ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट में लिखा है इसने कि हैज़ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देन कंडीशन इज। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन ने ऐसे जाएगी पैरेलल जाएगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर एक दूसरे से के ऊपर से जाएगी तो जो वो मैनी सॉल्यूशन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो वो एक सॉल्यूशन देगी। अब इसने जो वो एक ट्रिक दे दिया है, ट्रिक बता दिया है कि आपको जो वो ए चेक करना है, यहाँ पे आपको जो वो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके जो वो a1 a2 निकालना है, b1 b2 निकालना है, c1 c2 निकालना है, और उनको जो आपस में कंपेयर करना है उनकी रेशो, ठीक है, और इक्वल टू अगर सभी इक्वल टू हुए, ठीक है, सुनिए ध्यान से, यदि सभी जो वो इक्वल टू हुए तो जो वो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमारे पास जो वो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे बी वाला जो वो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सभी जो आपस में इक्वल मिले तो बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब है कि को इंसिडेंट लाइन होगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि बहुत सारे सॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारी जगह आपस में मिली, ठीक है, पॉइंट जो वो बहुत सारे मिले हमें, तो बहुत सारे मिले तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो वही बोला है इसने, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन हम जो जो वो एक ही क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, हम लोग जो वो पूरे एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो वो जान लेते हैं कि जब जो वो इस केस में जो वो क्या बनेगा, ठीक है, मतलब कि a1 a2 और b1 b2 ही आपस में इक्वल ना हो तो जो वो क्या होगा, तो जो वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन में जो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन पूछता तो ए ऑप्शन राइट होता। नेक्स्ट सी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सी ऑप्शन में देखिए अगर a1 और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन b1 b2 c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो वो आपका एक ही केस बचा है अब, ठीक है। तो एक केस बन जाएगा आपका पैरेलल लाइंस वाला, और पैरेलल लाइंस में जो आपको पता ही है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही है, तो सी वाला सही होता, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है कि इफ द पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल, तो देखिए पैरेलल, अब यहाँ पे जो वो ऑप्शन देखिए कंसिस्टेंट लिखा है, इनकंसिस्टेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको बोलते हैं संगत, हिंदी में आप देख रहे होंगे संगत, और इसको बोलते हैं असंगत, और नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। अब संगत और असंगत का मतलब क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंट का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो वो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप फिलहाल सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए, कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो सॉल्यूशन जो वो हमें सिर्फ एक ही केस में नहीं मिलता है, जो कि पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कंसिस्टेंट इसने बोला पैरेलल, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो ए विल बी था यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। लेकिन कंसिस्टेंट में जो वो दो केस आ जाते हैं हमारे पास, दो केस कौन कौन से, अगर जो वो हमारे पास सभी जो वो इक्वल हुए, मतलब कि मैनी सॉल्यूशन हुआ, मतलब कि सॉल्यूशन तो निकला, तो कंसिस्टेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तब भी तो सॉल्यूशन मिला, ठीक है, एक सॉल्यूशन मिला, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन पर भी हम लोग को कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट यस, इसने बोला हाउ मैनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन एक्स माइनस 3y इक्वल टू 2, तो इसने बोला कितने पॉइंट जो वो लाई करेंगे इस
इस पॉइंट पर जो सॉरी इस पॉइंट पे नहीं, इस लाइन पर जो वो कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब इसने सीधा सा इतनी सी बात बोली है कि हाउ मेनी पॉइंट्स लाई, तो इस एक लाइन पर जो वो कितने पॉइंट होंगे, इस पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट जो वो यहाँ पे जो वो आपको टिक करना है, ठीक है, इनफाइनाइट जो वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पॉइंट, तो ए दिया है फर्स्ट इसने, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसने बोला कि एक्स एक्सिस पर जो वो ये जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट निकालें। अब देखिए एक तो आपके पास तरीका है कि आप जो वो इसके जो भी आपके पास दो दी थी, इसका जो वो ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद जो आप देख लो कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पे कट रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप जो वो अपना दिमाग लगाओ और ऑप्शन को ध्यान से देखो। देखिए ऑप्शन को देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि एक्स एक्सिस पर जो क्योंकि एक्स एक्सिस पूछा है, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होगा, मतलब कि x कुछ और होगा लेकिन y जो वो यहाँ पे जीरो होगा। तो ये जो वो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होंगे, x तो कुछ होगा लेकिन y जो वो जीरो होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऐसा, देखिए ए, तो माइनस का 2.5 जो वो हमारे पास x होगा और जीरो जो वो यहाँ पे y होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही आराम से। अगर आपको जो वो जीरो नहीं दिया है, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि MCQ है 1 नंबर के लिए, क्यों इतना ज़्यादा आपसे मेहनत कराएगा, ठीक है। मेहनत तो आपको लास्ट में करनी है, जब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का आएगा, तब जो वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसमें जो आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, इसमें आपको दिमाग चलाना है कि इसको जो वो शॉर्टकट में जो वो कैसे किया जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो यहाँ पे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट दूसरे केस पर। दूसरा केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बोला है इसने। 1947 में इसने बोला है कि ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, आपको बताया कि 1947 में जो वो हम लोग आज़ाद हो गए, भारत और पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान बन गए, 2 टुकड़े हो गए हमारे, डिवीज़न हो गया। तो इसने बोला कि भारत की साक्षरता पर जो वो 6 गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो आज़ाद हो गए तो वृद्धि होगी। अब देखिए ये तो केस दिया है यहाँ पे, तो जो भी इसने बोला है वो मानना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि 6 गुना वृद्धि हुई कि 7 गुना हुई कि 10 गुना हुई, ठीक है, जो भी दिया है वो मान लेंगे। फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार इसने बोला कि निरक्षर लोगों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, मतलब कि इलिटरेट जो है वो भारत में ज़्यादा है। ये तो बात सही लग रही है मुझे। राम ने मजदूर से 10 मीटर गहराई तक का कुआं, ये तो चलो केस बनाया है इसने ऐसे ही, आप तो वो सीरियस मत हो जाइए ऐसे, ठीक है। कुआं खोदने को कहा, श्रम शुल्क जो कि पहले मीटर का 150 रुपीज़ और प्रत्येक बाद के मीटर का 50, ठीक है, ठीक है। इसने बोला कि क्योंकि जो मजदूर था, जो भी लेबर उसकी थी, वो जो वो एक जो मजदूर था, वो जो वो शिक्षित था, मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था, लिटरेट नहीं था। तो इसने बोला कि इसलिए वो पूरे काम के लिए जो वो 550 का दावा करता है, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीजेज, देखिए यहाँ पे एस के लिखा है, टाइम्स 6 होगा, यहाँ पे 6 टाइम्स। देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ की है, यहाँ पे भी गड़बड़ की है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कुआं जो वो आपने नहीं, जो भी लेबर है, ठीक है, मतलब जो अनएजुकेटेड, अन लग गया तो मतलब कि एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट जिसको आप बोलते हैं, तो वो जो उसने जो वो कुआं खोदने को बोला, तो ये बोल रहा है कि 1 मीटर पर जो वो उसको लेना चाहिए 150 रुपीज़, ठीक है। इसने बोला कि प्रत्येक 1 मीटर का कितने मीटर का है, 10 मीटर का है, ठीक है जी, समझ गए। इसने बोला प्रत्येक 1 मीटर के बाद जो वो उसको फिर 50 रुपीज़ जो वो लेने थे, ठीक है, समझ गए। पहले 1 मीटर का जो वो 150 था, फिर जो वो हर एक का जो वो 50 जो वो बढ़ता चला गया। अब प्रत्येक देखिए, पहले जो वो 150 था, फिर जो 50 इसमें बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 200 हो गया होगा। 50 बढ़ गया ना, 50 बोला इसने, कॉमन है 50, मतलब कि कॉमन डिफरेंस 50 की बात हो रही है। जैसे मैंने कॉमन डिफरेंस बोला तो आप समझाइए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एपी की बात हो रही है। तो मतलब कि एपी जो वो यहाँ पे बना रहा है, पहली बात ये होगी, ठीक है। फिर 50 और बढ़ गया, 250 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो वो आ, देखिए मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ जरा। यहाँ पे जो वो 1 मीटर है, मैं पहले पूरा डिवीजन बना देता हूँ 10 मीटर का, तभी जो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन समझिए, फिर जो वो हम लोग एकदम से जो वो सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के जो आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10 मीटर तक, ये हो गया 10 मीटर यहाँ पे, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ये हो गया आधा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए जरा, इसने बोला 150 जो वो यहाँ पे चार्ज लग गया, लेबर चार्ज वो 150 है, ठीक है। फिर जो वो 50-50 जो वो आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। 50 यहाँ पे हो गया, 50 यहाँ पे हो गया, 50 यहाँ पे हो गया, तो 50 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 50, ठीक है। कितने टाइम्स होगा 50, एक बार तो 150 हो गया, तो कितना बचा 9 टाइम्स, वो आपका बचा कितना, 9 टाइम्स बचा आपका 50, ठीक है। तो 9 5 जो होता है 45, तो ये टोटल हो गया ना 45, मतलब कि 450 है ना। और 150 जो वो क्योंकि पहले में 1 मीटर का था, तो 150 इसमें ऐड कर दो, टोटल चार्ज होगा
कितना हो गया ये 550 और 1 सॉरी 1 नहीं 0 और ये हो गया 600। टोटल जो वो 600 होना चाहिए, मतलब कि उसको पूरा कुआं खोदने के लिए 600 रुपीज़ जो वो उस लेबर को देने चाहिए। ठीक है, अब इसने देखिए एक कंडीशन जो वो यहाँ पे और घुसा दी बीच में। इसने बोला कि लेबर, क्योंकि जो लेबर था लेबरर, ठीक है, वो जो वो अनपढ़ था, थोड़ा सा अनपढ़ था, तो उसने जो वो जैसे बोलते हैं ना ठेका ले लिया, उसने ठेका ले लिया होगा 550 का। उसने सारे काम का जो 550 लेगा, तो उसको कितने का घाटा हो गया? उसको 50 रुपीज़ का घाटा हो गया। ठीक है, अगर हम उल्टा बोलें तो जो भी काम करवाने वाला था, ठीक है, तो अम, उसको जो वो 50 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि लेबर ने जो वो 550 कम ही लिया, मतलब कि 50 रुपीज़ कम लिया उसने। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इसने बोला व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो इसने बोला देखिए एपी तो बन रही है, बिल्कुल सही बात है, एपी तो बन रही थी। ठीक है, 50-50 का क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पे टू द लेबर। तो एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना चाहिए था लेबर को? 600 करना चाहिए था, अभी तो हमने देखा। लेकिन उसने देखिए यहाँ पे बोला कि हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ मच मनी डिड राम, अच्छा राम था उसका नाम, ठीक है, राम विल सेव, क्योंकि राम ने काम करवाना था, तो राम था मेन जिसको भी कुआं खुदवाना था वहाँ पे। ठीक है, तो इसने बोला कितने बचा लिए उसने? 50 रुपीज़ बचा लिए उसने, क्योंकि लेबर जो वो अनपढ़ थी। ठीक है, तो 550 रुपीज़ जो उनके उन्होंने बोला कि मैं जो वो 550 ही लूँगा, तो 50 रुपीज़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए, इन एपी सीक्वेंस इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट। देखिए इसने बोला कि एपी सीक्वेंस में कोई भी एपी चलिए, जैसे मैं 2 लिख दूँ, फिर मैंने 4 लिख लिया, फिर मैंने 6 लिख दिया, एपी चल रही है, इसमें दो का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 का आ गया। ठीक है, इसने बोला कि कोई एक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ। तो मान लो मैंने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 12। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया, मतलब कि पहले भी एपी थी, अब भी एपी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अब 4 का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब इसने ऐसे बोला है कि अगर कोई के जो वो के का मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट बोला है कि सभी में जो वो करना पड़ेगा फिर, तो सभी में करेंगे तो ए पी ही रहेगी। ठीक है, न्यू सीक्वेंस विल बी ए पी, तो इसका आंसर ए पी हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ पे 2 केसेस जो वो बताए गए हैं। देखिए ऐसे कई सारे आपके हर एक चैप्टर से जो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक लास्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है शायद, ठीक है, उसमें जो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि आपको एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसके बीच भी डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फार्मूले में से। ठीक है, अगर आपको रेशो दिया है कि कोई पॉइंट बीच में है और 2:3 का है, तो M1 M2 जो वो रेशो को मान के आपको ऐसे निकालना पड़ता है। तो यहाँ से जो एक छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको मान लो बोला गया कि यहाँ जैसे एक पॉइंट है और यहाँ पे किसी का घर है, जैसे मान लो यहाँ पे घर है किसी का, ठीक है, और यहाँ पे मान लो स्कूल है। ठीक है, आपको जो वो इस घर के जो वो ऐसे कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे -2 4, जैसे यहाँ पे है तो 2 और 4 मतलब कि प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, -2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए। अब आपको जो कुछ इस तरह से केस बना सकता है कि आप जो वो क्या करिए कि इनके बीच की, स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है यहाँ पे। अगर आपको इसने बोल दिया कि कहीं बीच में जो वो कोई ऐसी एक शॉप आती है जहाँ से वो जो कुछ खाने के लिए लेता है डेली, कोई स्कूल जाता है, ऐसा कोई केस बनाया है उसने। ठीक है, तो बीच में बिल्कुल बीचों बीच आती है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल बीचों बीच डिस्टेंस है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो आपको जो मिड पॉइंट लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर आपको बोला कि जो शॉप है बीच में जहाँ पर वो खाने के लिए कुछ लेता है, टॉफी वगैरह कुछ भी लेता होगा, तो चॉकलेट कुछ भी, ठीक है, तो वो जो वो 2:3 में है, कुछ ऐसे केस बना सकता है, तो आपको जो फिर सेक्शन फार्मूले से ए पॉइंट निकालना है। तो कुछ इस तरह से जो आपको केस बना सकता है, तो आपको जो वो ऐसे मतलब कि केस जो वो सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब तो मतलब कि यही दो केस थे, और इससे रिलेटेड जो आपको और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप जो वो हर एक आप चैप्टर में से देखिए कि कहाँ कहाँ से जो वो ऐसे केस बन सकते हैं। तो मैंने जो वो लास्ट से एक छोटा सा एक केस बनाने की कोशिश की है। आप जो वो कोशिश करिए कि हर एक चैप्टर से जो वो केस बन जाए, ऐसा कुछ इस तरह से, और आपको बिल्कुल सिंपल सा होगा मेरे ख्याल से। और मुझे तो वो बहुत अच्छा ये पैटर्न लगा, क्योंकि कोई कई बार ऐसा होता है, देखिए, क्योंकि आपको पता चला यहाँ से कि जैसे इसने एक केस बनाया था यहाँ पे, चाहे यही केस है, देखिए कुआं खोदने वाला, तो आपको जो यहाँ से पता चला है कि एपी का यूज़ जो वो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो भी मैथ्स जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिसको नहीं पता होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो है नहीं, तो हम लोग क्यों पढ़े मैथ्स, जबकि उनको पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें जो वो अगर आपको ए वाली साइड जो वो पता है,
और ये साइड पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल पता है, ठीक है, आपको कोई घर बनाना है या कोई मंदिर जैसा शेप में बनाना है ऐसे, ठीक है, तो आपको अगर एंगल दिया है तो आप जो वो इस वाली साइड को पहले ही निकाल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे यूजेस होते हैं जो कि नहीं पता होते हैं, तो यहाँ से आपको जो जब स्कूलों में भी ऐसे केसेस पढ़ाए जाएंगे तो आपको जो पता चलेगा कि मैथ्स का यूज जो वो कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो केस यहाँ पे बनाए गए हैं। बाकी आगे जो वो आपको बताइए कि आगे तो हम लोग जो डिस्कस कर लिया यूक्लिड एल्गोरिथम से जो एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो आपको बड़ा नंबर लेना पड़ता है, उसको जो डिवाइड करना पड़ता है, फिर जो वो आपका आंसर जो कि क्वेश्चन जो कि डिवाइजर होता है जब जो वो रिमाइंडर 0 आता है, तो ये जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है जो कि अभी हमने देखा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, जैसे ए एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि मिड पॉइंट निकालो फिर, ठीक है, मिड पॉइंट लगा लो यहाँ पे। वैसे कई सारे और भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है कि के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी। कंडीशन दी है कि 2 इक्वल रूट होंगे, ये रेशो लिख दिया यहाँ पे, 2 इक्वल रूट होंगे, और इक्वल रूट के लिए जो आपको बताया है कि डी जो वो इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वो यहाँ पे 0 वाला लॉजिक लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac में यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, और आपका के की वैल्यू निकल जाएगी। और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है मुझे लगता है कि ये पेपर में आएगा इस बार भी, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। 105 आ सकता है, 107 आ सकता है, तो आपने जो है बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसमें जो क्या करते हैं हम लोग, इरेशनल प्रूव करना है तो आप जो वो रैशनल मान के चलते हैं, परिमेय मान के चलते हैं, फिर जो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, फिर जो वो लास्ट में जो वो कंट्राडिक्शन आती है फिर बोल देते हैं कि जो हम मान के चले थे वो गलत है, इसलिए जो वो ये जो वो रैशनल नहीं है, ये जो वो इरेशनल है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है चतुर्भुज, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर निकालना है, तो 4 पॉइंट दिए हैं, अब क्वाड्रेटर का एरिया कैसे निकालें, इसका कोई स्पेशल हमारे पास लॉजिक तो है नहीं, ठीक है, स्पेशल जो फार्मूला है वो तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं इसको जो वो एक डायगोनल में ब्रेक कर देते हैं, इस वाले ट्राइंगल का अलग से निकालेंगे, इस वाले का अलग से, दोनों को प्लस करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। और ट्राइंगल के लिए आपने जो वो एक फार्मूला पढ़ा होगा जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और पेपर में यहाँ से मुझे लगता है पेपर में क्वेश्चन आएगा। 1/2 और x1 लिखते हैं, पहले x1 लिखते हैं तो बीच में माइनस करते हैं y2 माइनस y3, मतलब कि x1 पहले लिख दिया तो फिर जो वो 1 वाला जो वो नहीं लेंगे, मतलब कि y2 माइनस y3 किया, ऐसे याद आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर जो वो बीच में प्लस होता है, फिर जो वो x2 लिख दिया यहाँ पे, फिर सॉरी x1 लिख दिया है, फिर x2 होगा, x2 हुआ तो y2 नहीं हो सकता, फिर y3 माइनस y1 होगा, ऐसे आप मैंने जो वो याद रखा है, आप जो आपने पता नहीं कैसे याद रखा है। x3 लिखेंगे तो y3 नहीं होगा, y3 नहीं होगा तो क्या होगा, y1 माइनस y2 होगा, ठीक है। बस इतना सा फार्मूला है, आप जो इसकी वैल्यू पुट करिए और एरिया आपका निकल जाएगा यूनिट्स में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि इस बार जब वो एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो आ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, आपके इंग्लिश के पेपर के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।